स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल बिजी आदमी। यह रहने का क्या मतलब है? बल का सामना बल से करने की भी जहमत मत उठाओ। यह उसका प्लेस है, वो जो चाहे कर सकती है, कह सकती है चिंता मत करो, हम उसे तुम्हारे साथ किए गए व्यवहार के लिए सजा दिलवाएंगे। प्रोफेसर विश्वास ने कहा, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, यह देखने के बाद कि वह महिला किस तरह की इंसान है। आदर्श ने उसी की ओर देखते हुए कहा, किसी कारण से अमेलिया की मौत की खबर पूरे स्कूल में फैल गई थी। छात्रों को आखिरकार सच्चाई पता चल गई। हेडमिस्ट्रेस बेरी कैसस के आने से पहले स्कूल में दहशत नहीं फैलाना चाहती थी, उसे तुरंत मामले को सुलझाना था। उसने खून का पता लगाने वाली जादुई कलाकृति का यूज किया और उसी पर अमेलिया के खून के निशान पाए। सबूतों और ईर्ष्या को हत्या का मकसद मानने की उसकी पहली धारणा के साथ उसे दृढ़ विश्वास था कि उसी ही हत्यारण थी। एक बार जब उसने मामला सुलझा लिया और शेष कुछ दिनों का उपयोग खबर को और फैलने से रोकने के लिए करेगी, तो वह कासा के आने से पहले स्थिति को कंट्रोल में कर सकती थी। हेडमिस्ट्रेस बेरी ने अपने तरीके से ऐसा करने पर जोर दिया। यूशी यह बताने में असमर्थ थी कि खून के निशान कहां से आए। भले ही वह यूशी को सजा न दे, अगर अपराधी फिर से नहीं दिखा तो यूशी की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। भले ही आदर्श को भरोसा था कि अपराधी फिर से अटैक करने वाला है, लेकिन वह यूशी को बिना किसी कारण के पीड़ित नहीं होने दे सकता। हेडमिस्ट्रेस बेरी, यह संभव है कि यूशी की शर्ट पर अमेलिया का खून लगा हो। जब वह स्नो लेवेंडर्स की देखभाल कर रही थी, यूशी अक्सर स्नो लेवेंडर के साथ अमेलिया की हेल्प करती है। वह संदिग्ध हो सकती है, लेकिन हम उसे इतनी आसानी से दोषी नहीं ठहरा सकते। ब्रियंका ने कहा। वह और हेडी दोनों आ चुके थे। हेडमिस्ट्रेस बेरी ने उत्सुकता से ब्रियंका को घूरा। वह इतनी जल्दी हुआ कि किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और भी लोग आ गए थे। प्रोफेसर विश्वास, प्रोफेसर नागेंद्रा, ब्रियंका और सीलन के अलावा स्कूल में उच्च पदों पर आसीन कुछ अन्य टीचर भी यहाँ आए थे। स्टूडेंट कुछ घेरे में इकट्ठे हुए। हेडमिस्ट्रेस बेरी उनके सामने बेरहमी से पेश नहीं आ सकती थी। मैंने कभी नहीं कहा कि वो अपराधी है, मैं बस उससे गहन पूछताछ करने जा रही थी। अगर वो हत्यारी है तो वह घबरा सकती है और अस्वीकार कर सकती है कि उसने क्या किया, लेकिन इसके बजाय कोई इसमें हस्तक्षेप करता रहा। हेडमिस्ट्रेस बेरी ने कहा। तो फिर क्या उशी ने कुछ कहा? प्रियंका ने पूछा। गश्ती दल के नेता जैसी ने कहा, उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। आदर्श ने उशी की तरफ देखा। उसे राहत मिली कि उशी ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसके खिलाफ यूज कर सकते थे, खासकर यह देखने के बाद कि हेडमिस्ट्रेस बेरी कैसे कासास के प्रतिनिधियों को प्राप्त करने के लिए इस मामले को खत्म करना चाहती थी। ब्रियंका ने पूछा, आदर्श सिर्फ अपने दोस्त की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, आपने उस पर अटैक क्यों किया? उस पर अटैक? मिस ब्रियंका, मुझे डर है कि यह थोड़ा बड़ा चढ़ा कर कहा गया है। अगर उसे चोट लगी है तो आप जांच कर ले। अगर उसे थोड़ी सी भी खरोंच आई तो मैं तुरंत उससे माफी मांग लूंगी। हेडमिस्ट्रेस बेरी ने नाक सी कोड़ते हुए कहा। मुझे हमेशा से लगता था कि इस दुनिया में मैं बेशर्म हूँ, लेकिन हेडमिस्ट्रेस बेरी की तुलना में मैं एक नवजात शिशु की तरह मासूम हूँ। आदर्श ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। जब आसपास ज्यादा लोग नहीं होते थे तो हेडमिस्ट्रेस बेरी एक दुष्ट बूढ़ी डायन की तरह दिखती थी। हालांकि जब भीड़ आ जाती थी तो उनका लहजा और व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता था, मानो वे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार कर रही हो। ब्रियंका कई सालों से स्कूल में थी। उसे कैसे नहीं पता था कि हेडमिस्ट्रेस बेरी उन स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करती थी जो उसकी बात नहीं मानते। भले ही वह यहाँ नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि हेडमिस्ट्रेस बेरी ने आदर्श पर अपना मानसिक अटैक किया था। प्रोफेसर विश्वास और नागेंद्रा के रवैये को देखते हुए उसने शायद उस पर भी भ्रम डाला होगा। मानसिक एलिमेंट के भ्रम बिल्कुल भयानक थे। कमजोर दिमाग वाले इंसान उन पर उनका इस्तेमाल करना उचित नहीं था। मैजिक एसोसिएशन ने मानसिक मैजिशियनों को इसका यूज करने के लिए साफ मना किया था, लेकिन हेडमिस्ट्रेस बेरी ने न केवल ऐसा किया, बल्कि वे एक स्टूडेंट पर इसका इस्तेमाल भी कर रही थी। अगर हमें यकीन नहीं है कि वह हत्यारी है तो पहले उसे रिहा कर दे। अगर आपको लगता है कि वह कुछ करने की कोशिश कर सकती है तो हम किसी को उस पर नजर रखने के लिए कहेंगे। हैडी शेरल, आप दोनों अगले कुछ दिनों तक उशी के साथ रहेंगी, सीलन ने कहा। वह नहीं चाहती थी कि स्थिति और बिगड़े।
उसे बंद कर देना ही बेहतर है, हेडमिस्टर स्पेरी ने जोर दिया। यह थोड़ा बेहद अमानवीय है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो हम उसे एक मैजिक कंगन पहनने के लिए कहेंगे। हम हर समय जान सकेंगे कि वो कहाँ है, या मैं व्यक्तिगत रूप से उस पर नजर रख सकती हूँ। हेडमिस्टर स्पेरी, आप क्या सोचती है? प्रियंका ने समान रूप से उत्तर दिया। हेडमिस्टर स्पेरी को लगा कि वह भड़कने वाली है। उन्होंने जानबूझकर गश्ती दल से किसी भी टीचर को सूचित किए बिना लड़की को हिरासत में लेने के लिए कहा था, ताकि वह इस मामले को खत्म कर सके और स्कूल में खबर फैलने से रोक सके। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आदर्श ने इस मामले को तब तक खींच कर रखा जब तक कि सभी लोग यहाँ नहीं आ गए। क्योंकि हमारे 2 टीचरों ने जोर दिया है, इसलिए मैं इसमें कोई अनुचित कदम नहीं उठाऊंगी। लेकिन मुझे स्पष्ट करना होगा कि अगर फिर से कुछ हुआ तो आप दोनों को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, हेडमिस्टर स्पेरी ने कहा। अगर यह वाकई उशी है तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन अगर वह दोषी नहीं भी है तो भी स्कूल के टीचर के तौर पर हम स्टूडेंट की सुरक्षा की गारंटी के लिए दोषी को खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने स्टूडेंटों को खतरे में डालकर अपने काम की उपेक्षा की है, मिस प्रियंका ने कहा। हेडमिस्टर स्पेरी गुस्से से चली गई। गश्ती दल को भी हटा दिया गया, लेकिन कई स्टूडेंट अभी भी उशी के बारे में बात कर रहे थे। उशी एक नई स्टूडेंट थी जिसकी पृष्ठभूमि अज्ञात थी। उन्हें नहीं पता था कि वह स्कूल में क्यों आई थी। अमेलिया के साथ उसके संवेदनशील रिश्ते का तो जिक्र ही नहीं किया गया था। आखिरकार प्रभारी शिक्षक ने बताया था कि उन्हें केवल एक माली की जरूरत है, जिसका मतलब है कि अमेलिया और उशी में से केवल एक ही रहने वाला था। कई स्टूडेंट्स ने मान लिया कि उशी ने अमेलिया को खत्म करने की साजिश रची थी। उसने जानबूझकर छोटे जीवों को मार डाला था ताकि वे सोचे कि आल्प्स इंस्टीट्यूट में कोई अपना बदला ले रहा है, ताकि उसे कम संदिग्ध बनाया जा सके। यह संभव था यदि आदर्श उशी को पहले से नहीं जानता होता, तो शायद वह इस पर विश्वास भी कर लेता। थैंक यू। उशी आदर्श के पास गई। उसकी आंखें लहरदार थी, पहले जैसी शांत नहीं। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान पीछे नहीं हटेगा। हालांकि यह भयानक लग रहा था। कितना प्यारा, उशी फुसफुसाई। तुमने क्या कहा? आदर्श ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। आप जिस लड़की को पसंद करते हैं वह बेहद खुश होंगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए इतनी दूर जा सकते हैं जिससे आप संयोग से मिले हैं, तो मैं कल्पना कर सकती हूँ कि अगर आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वह थोड़ी सी भी परेशानी में हो तो आप क्या करेंगे? उशी ने कहा। आदर्श चौंक गया। राधा का चेहरा अचानक उसके दिमाग में आया और उसकी नम आंखें जो मिश्रित भावनाओं को दर्शाती थी जब वह उसे देख रहा था। आदर्श ने जवाब दिया, आप इसमें कुछ खूबसूरत आकर्षण जोड़ रही है, जबकि मैं सिर्फ बिजी रहता हूँ। आप वाकई बात करने के लिए एक बेहतरीन इंसान है। वो उसे खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आंखें साफ और सुंदर थी और उसकी मुस्कान शुद्ध और स्वाभाविक थी। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, अनुचित बिहेवियर। आदर्श, क्या तुम सच में इसे ऐसे ही जाने दोगे? आहन ने गुस्से से कहा। बिल्कुल नहीं, वह अभी मुझे अपमानित कर रही थी। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते और उस बूढ़ी औरत को पीटते क्यों नहीं? ज्यादा मत करो, उसके बस बचे हुए दांत ढीले कर देना, आदर्श ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। वह सुपर लेवल के टॉप पर है। आहन इतना डरा हुआ था कि उसने जल्दबाजी में कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। तो फिर तुम किस बात की शिकायत कर रहे थे? आदर्श को आहन की सही दूरदर्शिता से तंग आ चुका था। क्यों ना हम कुणाल से कहे कि वह कुछ दवाएं मिलाकर उसके खाने में डाल दे? आहन ने धीरे से पूछा। आदर्श ने आहन को खाली नजरों से देखा और कहा, आहन तुम बेहद प्रतिभाशाली हो। आहन ने कहा, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसने क्या किया। तो क्या तुम इस स्कूल की शुद्ध मासूम लड़कियों को नुकसान पहुंचा सकते हो? आदर्श ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अन्य चीजों में हेल्प करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन यह मेरी विशेषता का क्षेत्र है। आहन ने अपने माथे के सामने फ्रिंज को छिड़कानी से कंघी किया। आदर्श का मूड ठीक नहीं था। हालांकि हेडमिस्ट्रेस पेरी के मानसिक दबाव ने उसकी मानसिक शक्ति को एक बार फिर से काफी हद तक बेहतर कर दिया और वह 6th लेवल को प्राप्त करने के बेहद करीब था। लेकिन वह जो कुछ भी कर रहा था वह उससे नाराज और क्रोधित था। कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे इतनी आसानी से जाने दे। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी कुणाल कमरे में आया।
उसका विंड ब्रेकर काफी बर्फ से ढका हुआ था। उसने बर्फ को झाड़ने के बिना कहा, मुझे पता था। आदर्श और आन ने उसकी तरफ देखा। वे थोड़े हैरान थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ उत्सुकता भी थी। कुणाल कुछ समय के लिए गायब हो चुका था। उन्हें लगा कि आल्प्स इंस्टीट्यूट की किसी खूबसूरत युवती ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन वह वास्तव में जांच में बिजी था। उसे बर्फ में ढका हुआ देखकर, उसके चेहरे पर सख्त और असहाय भाव देखकर ऐसा लगा जैसे उसने सच जान लिया हो। और जिस तरह से उसने आते ही शब्दों को गल दिया, उससे लगा कि वह दुनिया को बचाने के लिए आया है। तुम्हें पता है यह किसने किया? आदर्श ने पूछा। मुझे पता है कि मेरी दवा काम क्यों नहीं कर रही है, कुणाल ने गंभीरता से कहा। जाओ भाड़ में जाओ, दोनों ने एक साथ कहा। कासा परिवार को आने में 5 दिन और लगने वाले थे, लेकिन हेडमिस्ट्रेस पेरी को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने यात्रा की तारीख पहले ही तय कर दी थी। हेडमिस्ट्रेस पेरी ने यात्रा को स्थगित करने का बहाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि वे पहले ही पहाड़ के नीचे पहुंच चुके थे। आदर्श और अन्य लोग आल्प्स इंस्टीट्यूट के नए मेहमानों का स्वागत करने के उनके असंतोष के कारण कासास के प्रतिनिधियों को मैजिक कंगन पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा स्पष्ट भेदभाव। आदर्श को केवल यह पता चला कि हेडमिस्ट्रेस पेरी नहीं चाहती थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक इस समय उनसे मिलने आए, क्योंकि उनके पास और भी इंपॉर्टेंट मेहमान थे। यह वाकई बेहद बुरा लगता है। क्या वे यूरोप के सबसे बड़े प्रसिद्ध परिवार से नहीं है? जरूरी नहीं कि वे मुझसे ज्यादा अमीर हो, आहन ने काफी नाराजगी से कहा। शेखावत कबीले को इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता था। हर बड़े शहर में उनके नाम से नीलामी और बाजार होते थे। शेखावत कबीले के पास कई मैजिक इक्विपमेंट्स थे, लेकिन आहन लंबे समय से एक फ्यूरी दाई की तरह रह रहा था। दुनिया भर के अधिकारी केवल यह जानते थे कि रुद्र कौन था। वे शायद यह भी नहीं जानते थे कि आहन वास्तव में कौन था। दुर्भाग्य से आहन रुद्र के नाम का उल्लेख करने से हिचकिचा रहा था, खासकर उसके द्वारा किए गए काम के बाद। क्या यह आदर्श नहीं है? मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति से मिलूंगा। यह यात्रा को और अधिक दिलचस्प बनाने जा रहा है। भूरे सुनहरे बालों और आकर्षक हेयर स्टाइल वाले एक लंबे आदमी ने आदर्श से अजीब आवाज में कहा। आदर्श ने उस खास हेयर स्टाइल वाले लड़के को देखा। वह थोड़ा हैरान और निराश होने के अलावा थोड़ा खुश भी था। क्या यह प्रिंस बेनी नहीं है? मैं कितना बदकिस्मत हूं कि यहाँ तुमसे मिल रहा हूँ, आदर्श ने जवाब दिया। प्रिंस बेनी के होठ मुड़ गए। जब मौखिक रूप से बहस करने की बात आई तो वह स्पष्ट रूप से आदर्श के समान लेवल पर नहीं था। आदर्श को अपनी छवि की रक्षा करने और अच्छी तरह से शिक्षित होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। वह जो चाहे कह सकता था, लेकिन वो एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में प्रिंस बेनी को अपने शब्दों और व्यवहार का ध्यान रखना होगा। राजकुमार बेनी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वह एकांत में चला गया, लेकिन जब उसने आहन की एक झलक देखी तो अचानक रुक गया। आहन भी राजकुमार बेनी को घूरा था। दोनों वहीं जम गए। उनके बीच एक अजीब सा माहौल था। कुछ ही सेकंड बाद उन दोनों के चेहरे पर बेहद ही घृणा थी। बाकी लोगों ने उन्हें देखकर हंसने से बचने की पूरी कोशिश की, शायद इसलिए क्योंकि उन दोनों ने एक ही फैशन प्रतिक्रिया पहनी पड़ी थी। इसलिए किसी तरह से उनका हेयर स्टाइल एक जैसा हो गया। हेयर स्टाइल की खासियत उनके माथे के सामने बना आकर्षक फ्रिंज था। यह उन्हें आकर्षक दिखाने के लिए था, लेकिन उन दोनों को एक ही हेयर स्टाइल में देखना इतना अजीब लगा कि आसपास की बर्फ लगभग पिघल गई। कौन है वो आदमी? एक सुंदर आवाज वाले आदमी ने समूह के बीच से पूछा। उसने सुनहरे नीले रंग की कढ़ाई वाला एक शानदार सफेद कोट और एक जेंट्री हैट पहना हुआ था, जिस पर एक सजावट थी जो उसके माथे के सामने मोर की पूंछ की तरह दिख रही थी। उस आदमी का चेहरा सुंदर था, जिसमें अलग अलग चेहरे की विशेषताएं थी। प्रिंस बेनी ने जवाब दिया, आदर्श, वह लड़का जो सौभाग्य से वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान तुच्छ मिस्रियों को हराकर फर्स्ट प्लेस पर आ गया था। ओह, यह दिलचस्प है, श्री कासा ने कहा। ड्यूक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप पिछले टूर्नामेंट के दौरान सबसे मजबूत प्रतिभागी थे, हेडमिस्ट्रेस पेरी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा।
बहुत छोटी सी उपलब्धि उल्लेख के लायक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल प्रतिभागी उतने प्रभावशाली नहीं थे। मैंने केवल कुछ मैचों की झलक देखी, लेकिन मैं इस बात से काफी चकित था कि मिस के लोग टूर्नामेंट पर कैसे हावी हो पाए। हैर कासा ने कहा, वास्तव में मुझे हमारे स्कूल की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा हैडी को आपसे मिलवाने की अनुमति दे। हेडमिस्ट्रेस पेरी ने हैडी की ओर इशारा करते हुए कहा, हैडी, अब से आपको एक्सचेंज स्टूडेंट का पीछा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास समय हो तो युवा ड्यूक को स्कूल में घुमाएं। हैडी ने अपना मुंह खोला रख दिया और स्पष्ट रूप से कुछ कहने वाली थी, लेकिन हेडमिस्ट्रेस पेरी ने तुरंत उसे खतरनाक नजर से देखा। उसके पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक था। हैरकासा ने अपना हाथ बढ़ाया और हैडी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसे लड़की में ज्यादा दिलचस्पी लग रही थी। हैडी ने बिना कुछ कहे विनम्रता पूर्वक इस बात का जवाब दिया। सीलन इस समय बेहद ही अजीब स्थिति में थी। हैडी उसकी स्टूडेंट थी। उसने शुरू में हैडी को प्रोफेसर नागेंद्रा और प्रोफेसर विश्वास और अन्य लोगों के साथ भेजने की योजना बनाई। आखिरकार यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक ने अपने सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट आदर्श को यहाँ भेजा था। इसके बजाय हैडी को उनके साथ भेजना अधिक उचित था। उसे आश्चर्य हुआ कि हेडमिस्ट्रेस पेरी ने हैडी को कैसास यानी कासा को घुमाने के लिए भेज दिया। दूसरों से परिचय कराने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, हैर कासा ने कहा। ओह ठीक है मिस सीलन, क्या आप युवा ड्यूक और उसके लोगों को स्नो मून कैसल में ले जा सकती है ताकि वे आराम कर सके? मैंने सुना है कि युवा ड्यूक को रोमैक्स हिरन का मांस खाना पसंद है। हमने विशेष रूप से कुछ तैयार किया है, हेडमिस्ट्रेस पेरी ने कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, तुम दोनों एक साथ मुझसे लड़ सकते हो। आहन इतने गुस्से में था कि जब मेहमानों को स्नो मून कैसल में लाया गया तो वह फटने ही वाला था। आल्प्स इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वे जरूरतमंद रिश्तेदारों का समूह हो। आल्प्स इंस्टीट्यूट के लोग न केवल उन्हें नापसंद करते थे, बल्कि उन्हें कुछ अनुचित नियमों का पालन भी करना पड़ता था। इस बीच आल्प्स इंस्टीट्यूट कैसास के साथ उनके पूर्वजों की तरह बिहेव कर रहा था। उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि आल्प्स इंस्टीट्यूट ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, लेकिन वे अलग अलग लेवल के बिहेवियर को देखकर बेहद नाखुश थे। वह व्यक्ति यूरोप के सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध कबीले का उत्तराधिकारी है। उसके साथ राजकुमार बैनी भी है। तुम अपने और उसके बीच का अंतर क्यों नहीं पहचान सकते? तुम यह क्यों सोचोगे कि तुम्हारे साथ बुरा बिहेवियर किया जा रहा है? अक्षय ने कहा, यार तुम अपने पिछले जन्म में गुलाम रहे होगे। हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक चीन का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है और हम वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भी फर्स्ट आए थे। किसी भी तरह से हमारा दर्जा किसी प्रसिद्ध कबीले से कम नहीं है। हेडमिस्ट्रेस पेरी ने हमारे साथ जो किया उसके बाद क्या तुम्हें दूसरों के लिए बोलने में शर्म नहीं आती? यह मत कहो कि तुम यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक से हो। तुम हमारे लिए अपमान के अलावा कुछ नहीं हो। आहन ने जवाब दिया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट आप कैसे फर्स्ट आए इस बारे में बात करना बंद करें। आप इसे गौरव के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन दूसरों की नजर में यह उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है। कासास के पास यूरोप में सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध अयस्क नशे है। वे पूरे महाद्वीप के मैजिक एसोसिएशन पर कंट्रोल रखते हैं। वे सबसे अमीर प्रसिद्ध कबीलों में से एक है। उनके पास पैसा, शक्ति और प्रभाव है। वे सिर्फ कुछ शब्दों से आल्प्स इंस्टीट्यूट को बेहद बड़ी फंडिंग दिला सकते हैं। तुम दोनों के पास क्या है? तुम यह बताते रहते हो कि तुम वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में फर्स्ट आए, लेकिन बदले में उन्हें तुम्हारी अच्छी सेवा करने से क्या मिलेगा? बताओ। अक्षय ने पलटवार किया। अक्षय, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अगर वे कसास की चापलूसी करके उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो यह ठीक है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें औपचारिक अवसरों और सार्वजनिक रूप से हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जैसे कि वो हम दूसरों से कमतर है। मैजिक बैंगल्स, सीटों की व्यवस्था और सीलन और हेडी को डिवाइड करना
जो विनिमय के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं, हमें सूचित किए बिना भी कासास को जिमी से और बर्दाश्त नहीं कर सकी और कहा, प्रोफेसर नागेंद्र ने कहा, जिमी सही है, हम उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं दिला सकते, लेकिन चूंकि हम चीन के एक मैजिक स्कूल से हैं, इसलिए उनके पास हमारे साथ ऐसा बिहेव करने का कोई कारण नहीं है जैसे कि हम एक प्रसिद्ध कबीले से कम हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आदर्श ने उनकी हेडमिस्ट्रेस को नाराज किया है? अक्षय ने आश्चर्य से पूछा। प्रोफेसर विश्वास, क्या एक ही स्कूल के किसी व्यक्ति की पिटाई करने पर कड़ी सजा मिलेगी? आदर्श ने पतले स्वर में पूछा। बेशक, लेकिन केवल तभी जब कोई इसे देखे, प्रोफेसर विश्वास ने कहा। अक्षय के हाव भाव बदल गए। वह स्कूल में आदर्श की प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने काउंसिलमैन को डांटे, सरकारी अधिकारी या स्टूडेंट्स की पिटाई करने में 2 बार भी नहीं सोचा। उसने टीचरों को भड़काने की भी हिम्मत की। प्रोफेसर विश्वास ने साफ तौर पर संकेत दिया कि वह इस पर आंखें मूंद लेंगे। अक्षय की अब उन पर व्यंग्य करने की हिम्मत नहीं रही। वह हेरकासा बेहद घमंडी है। उसका क्या मतलब था कि दूसरों को परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं कि मुझे भी उसमें कोई दिलचस्पी है। कुणाल को बेहद गर्व था। वह इस नंदिनी और टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं कर सका। हेरकासा यूरोप का सबसे युवा सुपर मैजिशियन है। तुम लोग युवा और बेचैन हो। राजकुमार बेनी को परेशान करना ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें हेरकासा से दूर रहने की सलाह दूंगा। तुम तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, प्रोफेसर नागेंद्र ने कहा। सुपर लेवल, आहन ने हाफते हुए कहा। वो हमसे ज्यादा उम्र दराज नहीं दिखता। वह पहले से ही सुपर मैजिशियन कैसे हो गया? कुणाल भी दंग रह गया। यह अविश्वसनीय है। क्या दुनिया का हर सुपर मैजिशियन कम से कम 40 साल का नहीं होता? आदर्श, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तुम्हें इतना शांत देखना दुर्लभ है। तुम्हारा गुस्सा जानते हुए भी मुझे मत बताओ कि तुम उस हेडमिस्टर स्पेरी से डरते हो, आहन ने पूछा। मैं बेहद डर गया। मैंने ऐसी बेहद चीजें देखी है जो उससे भी ज्यादा डरावनी है। मैं सोच रहा था कि अपराधी कौन है। पिछले कुछ दिनों में उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आदर्श ने जवाब दिया। आदर्श को उम्मीद नहीं थी कि कोई अपराधी का शिकार बनेगा। हालांकि उसने जो पहला काम किया उससे साफ पता चल गया कि वह ऐसा नहीं है जो अपनी योजना के कामयाब होने के बाद तुरंत गायब हो जाएगा। अगर वह अपराधी को नहीं पकड़ पाता तो ऊशी संदिग्ध बनी रहेगी। उसे यह जगह बेहद पसंद थी और वह हमेशा के लिए यहीं रहने के बारे में सोच रही थी। आदर्श नहीं चाहता था कि दूसरे स्टूडेंट उस पर उंगली उठाते रहे, ना ही वह चाहता था कि वह अलग थलग रहे। क्योंकि उसके विचार उसी मामले में बिजी थे, इसलिए वह कासा और राजकुमार बेनी के बारे में चिंतित नहीं था। अगले दिन नाश्ते के बाद राजकुमार बेनी और हेर कासा ने द्वंद्व मैदान पर जाने का सुझाव दिया। अन्य लोग भी वहां गए। हेडमिस्टर स्पेरी, क्यों ना हम एक शर्त लगा ले? आप जानती है कि मेरे पास कुछ इक्विपमेंट है। मेरा मानना है कि इसे स्कूल को देना बेहतर है। जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, मैं अपने साथ 2 गुर्गे लेकर आया हूं। अगर आपका कोई स्टूडेंट उन्हें हरा सकता है तो मुझे आल्प्स इंस्टीट्यूट की ताकत पर ज्यादा भरोसा होगा, हिरकासा ने कहा। मैं वास्तव में इस प्रसिद्धि से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह एक धर्मार्थ कार्य है। यदि आप हमारी मदद करने के लिए तैयार है तो मैं स्टूडेंटों की ओर से इसे स्वहर्ष स्वीकार करूंगी। यदि आप हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब केवल यह है कि बच्चों को पर्याप्त आशीर्वाद नहीं मिला है। लेकिन चूंकि युवा ड्यूक आल्प्स इंस्टीट्यूट की ताकत देखने के लिए उत्सुक है, इसलिए मेरे पास इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, हेडमिस्टर स्पेरी ने उत्तर दिया। हिरकासा मुस्कुराए। वो आखिरकार इसके लिए राजी हो गए थे। आखिर उसने इतनी बातें करने की जहमत क्यों उठाई? कसास के 2 गुर्गे आगे बढ़े। वे दोनों काफी युवा थे, संभवतः कबीले के कुलीन लोग। अधिकांश स्कूलों में उन्हें महान प्रतिभा माना जाता था, लेकिन कासास में युवा ड्यूक हिरकासा के सामने वे बस सब कुछ गुर्गे थे। मुझे निराश मत करना और हेडमिस्टर स्पेरी को भी निराश मत करना, कासा ने कहा।
दोनों गुरुओं ने सिर हिलाया, वही चुपचाप खड़े रहे। आल्प्स इंस्टीट्यूट द्वारा अपने उम्मीदवार पर निर्णय लिए जाने की प्रतीक्षा करते रहे। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक यहाँ नहीं है? क्योंकि यह एक दोस्ताना मुकाबला है तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों ना हम यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को भी शर्त में शामिल कर ले, प्रिंस बेनी ने कहा। प्रोफेसर नागेंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा। हम खुद को शर्मिंदा नहीं करेंगे, प्रिंस बेनी ने कहा। वास्तव में आप लोग खिताब जीतने के लिए भाग्यशाली थे। शक्तिशाली आल्प्स इंस्टीट्यूट और कैसास के खिलाफ आपको सिर्फ हार का सामना करना पड़ेगा। आदर्श ने पलटकर प्रिंस बेनी की तरफ देखा। क्या तुम सिर्फ फिर से सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हो? राजकुमार बेनी आदर्श से बेहद डरता था। वह युवा के एक पागल के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह करने की हिम्मत ना करता हो। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना व्यर्थ है जो मैजिशियन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इतने अच्छे हैं तो आप द्वंद्व युद्ध में शामिल क्यों नहीं हो जाते? अगर आप जीतते हैं तो हम आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के न्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ इक्विपमेंट प्रदान करेंगे, प्रिंस बेनी ने कहा। प्रोफेसर विश्वास आदर्श के पास आए जबकि वह हिचकिचा रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, आदर्श बस साथ चलो और उनके रॉयल स्पेनिश नेवल एकेडमी के से हमारे स्कूल के साथ एक्सचेंज का आयोजन करने के लिए कहो। जब नौ सैनिक युद्धों की बात आती है तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक रॉयल स्पेनिश नेवल एकेडमी जितना प्रभावशाली नहीं है। अब जब समुद्र तट पर समुद्री डिमनों ने अटैक किया है तो हमें वास्तव में उनकी एडवांस रणनीति और समुद्री डिमनों के बारे में उनकी जानकारी की जरूरत है। हमारे देश की खातिर, आदर्श ने कहा। हाँ, हमारे देश की खातिर उन्हें बुरी तरह पीटना चाहिए, प्रोफेसर विश्वास ने सहमति जताई। आदर्श भी कासा के रवैये से नाखुश था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के मेंबर के रूप में वह अपने स्कूल के स्टूडेंटों को बेतहाशा धमका सकता था और अपने टीचरों को भड़का सकता था, लेकिन वह किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसा करने की परमिशन नहीं देता। इसके अलावा उसके मन में हेडमिस्टर स्पेरी के साथ हुए अनुचित व्यवहार के कारण अभी भी गहरी नाराजगी थी। वह एक ही समय में दोनों ऋणों का निपटान कर सकता है। क्योंकि आप दोनों ही शर्त लगा रहे हैं, इसलिए मुझे भी पूल में योगदान करने की परमिशन दे। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक प्रेजेंट में दुनिया में पहले रैंक पर है, इसलिए मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। आल्प्स इंस्टीट्यूट और कासास दोनों ही एक मजबूत प्रतिनिधि भेज सकते हैं। अगर आप दोनों मिलकर 10 मिनट तक टिक सकते हैं तो इसे जीत मानिए और मैं आपको वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट का चैंपियन बैच दूंगा, आदर्श ने कहा। आदर्श की बातें सुनकर सभी का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया। प्रोफेसर विश्वास काफी डर गए, उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारे लिए कुछ सम्मान अर्जित करो, परेशानी मत फैलाओ। ताली 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 की आवाज आती है। कासा ने तालियां बजाई मानो वे आदर्श के भाषण से प्रभावित थे। उन्होंने अंत में सीधे आदर्श का सामना किया और कहा, अब वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट का विजेता ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे परिवार द्वारा समाज में योगदान देने के लिए हर साल इक्विपमेंट धर्मार्थ कार्यों के लिए आवंटित किए जाते हैं, इसलिए यदि आप द्वंद्व जीतते हैं तो मैं आपके स्कूल को दोगुने संसाधन दान करूंगा। किसी प्रसिद्ध कबीले के लिए अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखना इंपॉर्टेंट था, इसलिए वे आमतौर पर दान के लिए आवंटित इक्विपमेंटों की मात्रा काफी बड़ी थी। यह चीन के प्रसिद्ध कबीलों द्वारा स्कूल को दान की गई राशि से कहीं ज्यादा थी। अपने जूनियर्स की खातिर किसी विदेशी को अपने स्कूल में दान करने के लिए राजी करना कितना शानदार था, यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि दान उसके नाम से किया जाएगा। अगर तुम जीत गए तो मैं भी अपना दान दोगुना कर दूंगा। मुझे डर है कि कोई अपना चैंपियन बैज इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होगा और दुनिया हमें किसी और की प्यारी चीज छीनने के लिए दोषी ठहराएगी, प्रिंस बेनी ने कहा। आदर्श ने कहा, आपको दान दुगुना करने की जरूरत नहीं होगी। अगर रॉयल स्पेनिश नेवल एकेडमी हमारे स्कूल के साथ एक्सचेंज आयोजित करने के लिए तैयार हो तो यह ठीक है। यह अनुचित है। आप सिर्फ एक बैच से दोनों पक्षों से लाभ कैसे लेने जा रहे हैं? मेरे पास भी एक है, आहन ने तुरंत कहा। बेहद अच्छा, 2 बैच ही 2 दांव के लिए काफी है। आज के बारे में क्या? आदर्श ने पूछा। हेडमिस्टर स्पेरी ने कहा, हम इसके प्रशंसक नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार दाव जोड़ सकते हैं।
अगर आपको सट्टा लगाना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हार गई तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक स्टूडेंट यहाँ एक्सचेंज के लिए आएंगे तो आप ज़्यादा विनम्रता से पेश आए। आप उन्हें जादुई कंगन पहनने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और उनके लिए मास्क तैयार करेंगे। द्वंद्व युद्ध में हारना नहीं और फिर भी अपने बारे में अच्छा सोचना, आदर्श ने हेडमिस्ट्रेस पेरी से कहा। हेडमिस्ट्रेस पेरी को आदर्श से नफरत थी। वह उसके सेंटेंसेस से कैसे नाराज नहीं होती। एक साथ दो विरोधियों का सामना करते हुए तुमने अपनी क्षमता को बेहद ज्यादा आंक लिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसी बकवास करने की हिम्मत नहीं करती, हेडमिस्ट्रेस पेरी ने कहा। हेडमिस्ट्रेस पेरी, इसकी चिंता ना करें। क्या यह देखना मजेदार नहीं है कि एक जोकर हमारे लिए शो कर रहा है, प्रिंस पेरी ने कहा। कासा भी मुस्कुराया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आदर्श कितना भोला और बेवकूफ था। अगर आदर्श उसके गुर्गे के खिलाफ 10 राउंड तक टिक सके तो वह प्रभावित होगा। अपने दोनों विरोधियों को 10 मिनट से भी कम समय में हराने की बात तो दूर की थी। हालांकि चूंकि वो आदमी कुछ ध्यान आकर्षित करने के लिए बेहद उत्सुक था, इसलिए वह उस आदमी को बुरी तरह से कुचलने के लिए तैयार था। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल उग्र तानाशाह। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हम दोनों को एक ही टाइम में हरा सकते हो? अकेले मेरे खिलाफ तुम्हारा कोई मौका भी नहीं होगा। हैडी आदर्श के पास से गुजरी और उसकी आंखों में देखा। आदर्श ने हैडी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे कुछ ध्यान पसंद है, यानी लेल नाइट पसंद है। लेकिन आप चिंता न करें, मैं कभी भी ऐसा कुछ करने की ज़हमत नहीं उठाता जो मैं नहीं कर सकता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में चिंतित क्यों होंगी? हैडी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और द्वंद्व मैदान के दूसरी ओर चली गई। आदर्श बीच में खड़ा था। उसके सामने डायमेंशन की रानी हेडी थी। उसका डायमेंशनल मैजिक उसके लिए बेहद बड़ा खतरा बन सकता था। हेडी को समझ में नहीं आया कि आदर्श को उन दोनों से एक साथ लड़ने का आत्मविश्वास कहां से मिला। कैसास का गुर्गा सिर्फ एक सजावट नहीं थी। हेडी बता सकती थी कि उस आदमी की ताकत कमोबेश उसके बराबर ही थी। शायद कुछ लोग वाकई इतने लापरवाह थे कि किसी को भी अपमानित करने की हिम्मत कर सकते थे और अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकते थे। हेडी को पक्का यकीन था कि आदर्श खुद को मरवा देगा। प्रोफेसर नागेंद्रा ने अक्षय से कहा, तुम इसे रिकॉर्ड करना सुनिश्चित करना। यह हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की गरिमा की लड़ाई है। अक्षय ने अपने होठों को चटकाया और बताया, यह खुद को मूर्ख बनाने की लड़ाई की तरह है। हमने पिछले दिनों और उसके और हेडी के बीच लड़ाई देखी थी। अब उसे कासास के एक एक्सपर्ट की भी चिंता करनी होगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। यह सब बकवास क्या है? प्रोफेसर नागेंद्र ने नाराजगी भरे भाव से कहा। अक्षय ने जल्दी से मुस्कुराहट छिपाई। उसने आदर्श की तरफ देखा और कुछ बुदबुदाया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हैडी आदर्श से करीब 150 मीटर आगे खड़ी थी, जबकि कासा का गुर्गा सब उससे करीब 150 मीटर पीछे था। हेडमिस्ट्रेस पेरी इस तमाशे पर और समय बर्बाद करने के लिए अनिच्छुक थी। उसने उन्हें तैयारी करने के लिए कोई समय दिए बिना ही लड़ाई की शुरुआत की घोषणा कर दी। मैं पहले से ही अटैक करके लाभ सुरक्षित कर लूंगी। हैडी अनुचित लड़ाई नहीं लड़ना चाहती थी, वह बस इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। उसके साउंड एलिमेंट ने जगह की खामोशी को तोड़ दिया और सीधे आदर्श के दिमाग को निशाना बनाया। वह उस आदमी को अपने मैजिक यूज करने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। साउंड लिरिक्स। हालांकि यह साउंड एलिमेंट का केवल बेसिक स्किल था, फिर भी यह लक्ष्य की कल्टीवेशन लेवल की परवाह किए बिना अत्यंत उपयोगी था। मैजिक का उपयोग करते समय इसने प्रतिद्वंदी की स्पीड को बाधित किया, जिससे मैजिशियन को बेहद बड़ा लाभ मिला। हैडी ने सबसे पहले अटैक किया। उसने अपने साउंड मैजिक का यूज करके आदर्श को परेशान किया, जिससे उसके लिए अपने मैजिक का यूज करना मुश्किल हो गया। आदर्श स्थिर खड़ा रहा, जबकि साउंड स्पिल उसके दिमाग में शोर मचा रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह किसी संगीत का आनंद ले रहा हो। साउंड मैजिक शोर गुलवाला था, जैसे डिमनों की चीखें या तेज आवाजें और दुर्घटनाएं। लक्ष्य को अजीब और गरीब मंत्रमुग्ध करने वाले शब्द भी सुनाई दे सकते थे, जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता था। यह लक्ष्य की चैनलिंग गति को बेहद धीमा कर देता था और स्टार्स से जुड़ने की कठिनाई को बढ़ा देता था।
यह साइकिंग एलिमेंट के साइकिंग इम्पैक्ट से अलग था, जिसका उद्देश्य स्टार्स के बीच के कनेक्शन को तुरंत तोड़ना था। आदर्श को यह स्वीकार करना पड़ा कि फैरून झरना वास्तव में एक बेहद उपयोगी ट्रेनिंग था। इसने साउंड एलिमेंट के प्रति आदर्श के प्रतिरोधी को काफी हद तक सुधार दिया और हेडमिस्ट्रेस पेरी के मानसिक अटैक के साथ आदर्श के मानसिक प्रतिरोध में बेहद बड़ा सुधार हुआ था। इस स्तर की साउंड एलिमेंट की गड़बड़ी अब मेरे खिलाफ प्रभावी नहीं है। आदर्श ने अचानक अपनी आंखें खोली, भी अजीब तरह से काली थी। उन्होंने हेडी की आंखों में एक गहरी चमक भी दिखाई। हेडी ने आदर्श की आंखों में शांति देखी। वो इस बात से काफी हैरान थी कि कैसे आदर्श की मानसिक शक्ति कुछ ही दिनों में इतनी बेहतर हो गई। जॉइंट स्टॉम्प। हेडी ने फिर से अपनी चाल चली। इस बार उसने निर्णायक रूप से स्पेस मैजिक का यूज किया। जॉइंट स्टॉम्प स्पेस एलिमेंट के इंटरमीडिएट स्पेल का एक संशोधन था। आदर्श के ऊपर एक विशालकाय के विशाल पैर जैसी एक रूपरेखा दिखाई दी। हवा में तैरती बर्फ ने वहां बल की रूपरेखा बनाई। अचानक से भारी बल नीचे आया, जैसे कोई अदृश्य विशालकाय व्यक्ति अपना पैर पटक रहा हो। द्वंद्व युद्ध के मैदान को ढकने वाली बर्फ की पतली परत ढह गई और तुरंत बिखर गई। आदर्श उसी स्थान पर रह गया जबकि जमीन ढह गई। कुछ लोगों को लगा कि वह ढही हुई जमीन के साथ गायब हो गया है। हेडी आदर्श को ढूंढ नहीं पाई, फिर भी उसने अपने पास कुछ जोरदार कंपन की आवाज सुनी, जबकि तापमान तेजी से बढ़ रहा था। आप झरने पर पिछली लड़ाई के दौरान पानी को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए मैं अपने फायर मैजिक का यूज करने में सक्षम नहीं था। इस बार मैं आपको अपने फायर एलिमेंट की असली ताकत दिखाऊंगा। आदर्श कहीं से भी हेडी के पीछे 20 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। हेडी जल्दी से घूमी। उसकी आंखों से तेज किरणें निकल रही थी जो आदर्श पर हजारों तलवारों की तरह अटैक कर रही थी। यह एक इच्छा शक्ति अटैक था। आदर्श की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो ऐसा कर सके। यह कई एडवांस स्पेलों से भी घातक थी। आदर्श निडर लग रहा था। बहुत जोर से चिल्लाया, ब्रेक! आदर्श के चारों ओर 3 अलग अलग सोल ग्रेड फ्लेम्स एक साथ दिखाई दी, जबकि फ्लेम बेले एक्सप्रेस की धुंधली सिलहुट उसकी पीठ से फैली हुई थी, जिसने आदर्श को एक जलती हुई पोशाक में लपेट लिया, जैसे कि एक बख्तर बंद लबादा। क्षेत्र में आग का मैजिक आदर्श की ओर बढ़ गया। 1 किलोमीटर के भीतर बर्फ की पतली परत तुरंत वाष्पित होगी। 3 सोल ग्रेड फ्लेम्स का मतलब 3 अलग अलग डोमेन थे। जब कोई डोमेन काफी मजबूत होता था तो वह प्रतिद्वंदी के दिमाग को काफी हद तक दबा सकता था। एक डोमेन शायद हेडी की इच्छा को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत ना हो, लेकिन जब 3 शक्तिशाली फायर डोमेन एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाते थे तो यह उसकी इच्छा को भी चकनाचूर करने के लिए काफी मजबूत था। हेडी को तुरंत ऐसा लगा जैसे वह किसी भट्टी में गिर गई हो, क्योंकि उसकी दहाड़ से उसकी त्वचा पर छाले पड़ने लगे, जबकि उसका खून तुरंत सूख गया। हेडी थोड़ी डरी हुई लग रही थी और उसकी इच्छा शक्ति बेहद कमजोर हो गई थी। उसने अपनी इच्छा शक्ति से भी जो तलवारें बुलाई थी वे बेहद कमजोर हो गई। बची हुई इच्छा शक्ति आदर्श पर गिर गई, लेकिन वह आदर्श की भयंकर लपटों को भेदने के लिए काफी नहीं थी। मुझे निश्चित रूप से कुछ ट्रेनिंग करने की जरूरत है, आदर्श ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उल्का स्कारलेट पहले ही आकार ले चुका था, जिसका अर्थ था कि आदर्श आखिरकार 3 सोल ग्रेड फ्लेम्स की असली ताकत का यूज करने में सक्षम था। आदर्श को छोटे से शहर में वापस किसी का सामना करने में डर नहीं था, जो एक सुपर मैजिशियन था, या वह जो 2 टॉप मैजिशियनों से क्यों डरेगा। फिर भले ही वे हाथ मिलाकर किसी सुपर मैजिशियन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, आदर्श को उनसे तुरंत मुकाबला करने में कोई समस्या नहीं होगी। कंट्रोल। आदर्श ने अपनी मुठ्ठियां भेज ली। भूरे रंग की आपदा आग एक छोटे लेकिन भयंकर ज्वालामुखी की तरह उठी। इसकी लपटें द्वंद्व युद्ध के मैदान के आधे हिस्से में फैल गई। आपदा अग्नि ने आदर्श को फायर मैजिक पर कंट्रोल प्रदान किया। आपदा अग्नि की शक्ति सामान्य फायर से 5 गुना ज्यादा थी। यह लाइटनिंग टायरेंट जितना हिंसक नहीं हो सकता, जो लाइटनिंग एलिमेंट को 6 गुना बढ़ा सकता था, या लाइटनिंग टायरेंट के समान प्रवर्धन के लेवल वाली कोई अन्य सोल ग्रेड फ्लेम। लेकिन आपदा अग्नि की असली शक्ति फायर मैजिक पर इसके असाधारण कंट्रोल में थी। मैजिक कर्ण इसके ऑर्डरों के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी थे, जिससे वह सभी रूपों में फायर स्पिलों को डालने में सक्षम थे। आदर्श का फायर एलिमेंट पर कंट्रोल और फायर स्पिलों को बदलने की उसकी क्षमता एक सुपर मैजिशियन के समान थी।
जब वह फ्लेम बेले महारानी के कब्जे में होने के दौरान आपदा अग्नि के प्रभाव में था, अग्नि मैजिक अपने सम्राट के लिए लड़ने वाले सैनिक में बदल जाएगा, जिससे आदर्श को युद्ध के दौरान फायर मैजिक का स्वतंत्र रूप से यूज करने की परमिशन मिली। यह अग्नि आपदा की सबसे बड़ी ताकत थी। जंगली उत्साही सूर्यास्त अग्नि। सूर्यास्त अग्नि सामान्य आग से 4.5 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। सोल ग्रेड फायर सीड्स के बीच इसकी क्षति सामान्य थी, लेकिन आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि सूर्यास्त अग्नि कमजोर थी, क्योंकि इसकी असली ताकत इसके जोरदार तरीके से जलने की क्षमता थी। यह कीट प्रकार के जीवों के लिए अभिशाप थी। इसकी लपटें न केवल कीटों को खोल और खाल को तुरंत जला देती थी, बल्कि जैसे जैसे वे जलते थे लपटें और भी तेज हो जाती थी। जब आग की लपटों का दायरा उसके प्रारंभिक क्षेत्र से 2 गुना हो गया, तो उससे होने वाली क्षति भी 2 गुनी हो गई। इसलिए सैंडस्टॉर्म, डीमन टिड्डे और ब्लू मॉथ दोनों ही जब एक साथ इकट्ठे हुए तो वे सूर्यास्त अग्नि के लिए ईंधन बन गए। उनकी संख्या ने आग को और अधिक तेजी से फैलने दिया। जब सूर्यास्त अग्नि सामान्य आग से 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना या उससे भी ज्यादा तेज जल रहा था, तो वे विनाशकारी कीड़े जो इतनी संख्या में घातक है, संभवतः इसके सामने एक सेकंड से भी ज्यादा टिक नहीं पाते थे। यह सूर्यास्त अग्नि की प्रकृति थी। आकाश के एक छोटे से हिस्से से क्षितिज की ओर फैलने की क्षमता। आदर्श को अभी सूर्यास्त अग्नि की असली ताकत की सीमा का पता लगाना बाकी था। अंतिम डोमेन उल्का स्कारलेट था। उल्का स्कारलेट फैल गया। उल्का स्कारलेट की क्षति सामान्य आग से 5.5 गुना अधिक थी। इसका तापमान बेहद अधिक था और इसकी क्षति आदर्श के लाइटनिंग टायरेंट के बेहद करीब थी। क्योंकि आदर्श ने इसका दावा तब किया था जब यह अभी भी एक आदिम सोल ग्रेड फ्लेम्स थी, इसलिए जिस डोमेन को इसने अपग्रेड किया और इसकी लपटों के प्रभाव पूरी तरह से आपदा अग्नि और उत्साही सूर्यास्ती अग्नि के साथ संगत थे। इसकी लपटें जितनी दूर तक जाती थी, उनका फैलाव उतना ही अधिक होता था। स्काई फ्लेम फ्यूनल और फायरी फिश दोनों ही प्रक्षेपे थे, इसलिए उनकी उड़ान के दौरान उनका क्षेत्र काफी बढ़ जाता था, जिससे उन्हें चकमा देना असंभव हो जाता। जाहिर है, अगर 3 अलग अलग लोगों को 3 सोल ग्रेड फ्लेम्स दिए गए तो वे औसत से थोड़े ऊपर थे। वे वास्तव में इतने उल्लेखनीय नहीं थे। हालांकि जब 3 सोल ग्रेड लपटें एक ही व्यक्ति पर इकट्ठी हुई, तो आदर्श के लिए भी यह अनुमान लगाना भयानक था कि सोल ग्रेड लपटों के प्रभावों के संयुक्त होने पर उसके स्पिल की शक्ति कितनी होगी। कल्पना कीजिए कि स्काई फ्लेम फ्यूनल आसमान से ऊपर, बेहद ऊपर गिर रहा है। जैसे जैसे लपटें हवा में जलती है, स्पिल का आरंभिक कवरेज 200 मीटर वर्ग होता है, जो अंततः बढ़कर 400 मीटर वर्ग हो जाएगा। कवरेज जितना बड़ा होगा, 3 सोल ग्रेड फ्लेम्स के प्रभाव में स्पिल का नुकसान उतना ही अधिक होगा। विशेष रूप से सूर्यास्त अग्नि से फेरल सूर्यास्त प्रभाव। स्काई फ्लेम फ्यूनल की एक कास्टिंग आसानी से एक शानदार जलते हुए दलदल में बदल सकती है जब यह जमीन पर गिरती है। आदर्श ने इस बात का यूज करने में समय बिताया कि कैसे 3 सोल ग्रेड फ्लेम्स एक साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। आखिरकार उसने हाल ही में कुछ संतोषजनक परिणाम हासिल किए थे। वह इन लोगों को उग्र तानाशाह का स्वाद क्यों नहीं चखाएगा? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।